solution for the reduction of carbon emissions. So ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, बहुत ज्यादा इवॉल्व होती है गैसेज, उसको कैसे कम किया जाए उसके लिए कुछ एक सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे इसमें हम देख रहे हैं कि क्या क्या सॉल्यूशंस है, कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम कार्बन एमिशंस को कम कर सकते हैं। पहला लिखिए आप, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ये खुद में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है कि कार्बन को हमने एब्जॉर्ब करना है। जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड एयर में अवेलेबल है उसको हमने एब्जॉर्ब करना, चाहे हम ज्यादा प्लांटेशंस के थ्रू करें, चाहे हम आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू, चाहे इसके लिए हम कुछ एक डेडिकेटेड प्लांट्स लगा दें, पायरोलिसिस करें, बहुत सारी प्रोसेसेस है जिसके थ्रू हम इसे, सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है कि उसको कम करना, सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब है इसको बिल्कुल कम करना। नेक्स्ट जो है आपके पास वो लिखिए, क्लाइमेट इंजीनियरिंग। क्लाइमेट इंजीनियरिंग, क्लाइमेट इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि आपके यहाँ पे जितनी भी जलवायु दशाएं हैं उनको पढ़कर, जो भी आपके यहाँ पे मौसम है उसकी स्टडी करने के बाद वहां पे हम इंजीनियरिंग के थ्रू या क्लाइमेट इंजीनियरिंग के थ्रू वहां पे जो कार्बन एमिशंस हो रहे हैं उनको रिड्यूस करें। थर्ड मेथड है कार्बन को कम करने का, इसके रिडक्शन को करने का या एमिशंस को कम करने का, उसको लिखिए, यूनाइटेड नेशंस का है यूएन रेड, REDD एंड UN रेड प्लस प्लस। ये एक इनिशिएटिव है, मतलब यूएन की तरफ से ये एक योजना चलाई गई है, स्कीम चलाई गई, जिसके थ्रू हम कार्बन जो निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है उसको कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन कॉरिडोर। ग्रीन कॉरिडोर, ग्रीन कॉरिडोर का लिटरल मीनिंग यही है कि जहां पे भी नेशनल हाईवे है, जहां पे भी डिफरेंट टाइप के आपके कॉरिडोर में, आर कैप दो बार आएगा, तो जहां पे भी हाईवेज बन रहे हैं नए, चाहे वो स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे, उसके आसपास में आपको पेड़ लगाने हैं। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा, इसको कहते हैं ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर, ग्रीन मफलर का मतलब ये है कि जितने भी आपके हाईवे के नजदीक प्लांट्स हैं उनको ग्रीन मफलर कहा जाता है, सो दैट वहां पे थोड़ी छाया रहे, सो दैट अगर वहां पे अगर कहीं पे नजदीक जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं तो गाड़ियों से जितना भी धुआं निकल रहा है, पॉल्यूटेंट निकल रहे हैं, वो ये ग्रीन मफलर का काम करते हैं, मतलब पेड़ों को बचाने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं कंजर्व करने का काम कर रहे हैं। इसलिए एक बार एग्जाम में ग्रीन मफलर के नाम पे इसको पूछ लिया। इसका मतलब यही है, ग्रीन कॉरिडोर बनाना है, कंपलसरी है, क्योंकि आप जब हाईवे बना रहे हैं तो पेड़ भी बहुत सारे उसमें काटे जाते हैं, बर्बाद किए जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने अभी ये रखा कि जितना भी आप हाईवेज बना रहे हैं दैट शुड बी ग्रीन कॉरिडोर, चाहे उसके डिवाइडर हो चाहे सर्विस लेन हो, दोनों साइड पे आपको ट्रीज लगाने पड़ेंगे। सो ये 4 मेजर फैक्टर्स है जिसके थ्रू आप कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरनमेंट में, उसको हम कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, फिर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन तक पहुंचेंगे और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के कुछ नेचुरल मेथड्स, कुछ एक आर्टिफिशियल मेथड्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो सबसे पहले आप लिखिए इंट्रोडक्शन, है ना, ये मैंने आपको पहले मेथड बता दिए, अब इसके बारे में लिखना है। इंट्रोडक्शन में लिखिए, द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रोसेस, द नेचुरल and artificial process
या मेथड through which carbon dioxide is carbon dioxide is removed from the CO2 is removed from the surroundings ब्रैकेट में एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, एनीथिंग। सराउंडिंग्स का मतलब ये है आसपास में, एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग्स, एटमॉस्फेयर, एंड stored in liquid or solid form, liquid or solid form, with a goal of reducing global warming, and climate change. With the goal of reducing global warming and climate change. It is known as carbon sequestration method. It is known as carbon sequestration method. तो ऐसा प्रोसेस जिसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना चाहते हैं आपके एटमॉस्फेयर से, या फिर आपके नियर बाय, आसपास के क्षेत्र से या सराउंडिंग क्षेत्र से, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को आप लिक्विड फॉर्म में, या तो आप उसको लिक्विड मतलब तरल अवस्था, मींस आप लिक्विड फॉर्म में पानी की तरह उसको स्टोर करना चाहते हैं, या सॉलिड या ठोस फॉर्म में मतलब हार्ड मटेरियल की तरह आप उसको स्टोर करके रखना चाहते हैं, सो दैट आपका मेन एम क्या है, आप चाहते हैं, आपका लक्ष्य यह है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड को बिल्कुल यहां से रिमूव कर दें, खत्म कर दें, और जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाए और क्लाइमेट चेंज का जो प्रभाव है या जलवायु परिवर्तन जो होता है उसको भी कम किया जा सके। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को हवा से, आपके एनवायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से कम करना। फुल स्टॉप के बाद लिखिए, इट इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू रिड्यूस pollution. It is one of the best way to reduce pollution. One of the best way to reduce pollution. So प्रदूषण को कम करने का सबसे बड़ा ये अच्छा रास्ता है। It is one of the best way to reduce pollution. So जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कम होती जाएगी, पोल्यूशन भी कम होता जाएगा। और मेथड कौन सा है? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। अब लिखिए नेचुरल मेथड्स ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, मतलब नेचर के हिसाब से कैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड्स ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के कुछ एक नेचुरल मेथड्स, प्राकृतिक तरीके। नेचुरल मेथड्स ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन
पहला पॉइंट लिखिए सर, सॉलिड फॉर्म आइस हो सकती है? नहीं, आइस कैसे बनेगी कार्बन से? ड्राई आइस की बात कर रहे हैं तो वो तो बन सकता है। नेक्स्ट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट इसमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मेथड में पहला मेथड है अफॉरेस्टेशन, है ना। अफॉरेस्टेशन क्यों? क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा जंगल लगाएंगे तो जंगलों में जितने भी पेड़ हैं ये फोटोसिंथेसिस करेंगे और कार्बन की जो मात्रा है आपकी हवा में, सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में वो कम होती जाएगी। तो फर्स्ट इज अफॉरेस्टेशन, मतलब इसमें जंगल को लगाया जाएगा, जंगलों को बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट पौधारोपण एक टाइप से। सेकंड में लिखिए CO2 इज नेचुरली एब्जॉर्ब्ड बाय द ओशन। CO2 इज नेचुरली absorbed by the oceans। तो प्राकृतिक रूप से या फिर प्रकृति के हिसाब से अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखो तो इसको ओशन इसको एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, इसका अब्सॉर्प्शन करते हैं। सो CO2 is naturally absorbed by the oceans, therefore we can say that oceans are natural carbon sink. Oceans are natural carbon sink. Natural carbon sink. Sink means जो चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। तो ये सिंकिंग का काम करते हैं, कार्बन को यहां पे ये अवशोषण करने का काम करते हैं। रिजल्टिंग इनटू ओशन एसिडिफिकेशन, इसका प्रभाव गलत भी है। अगर ओशन में पूरे के पूरे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है, इट कैन रिजल्टिंग इनटू ओशन एसिडिफिकेशन। ओशन को ये बहुत ज्यादा एसिडिफाई कर देते हैं, मतलब ये एसिडिक हो जाता है ओशन। महासागरीय अम्लता, ओशन एसिडिफिकेशन, which changes the ocean water chemistry, which changes the ocean water chemistry, which changes the ocean water chemistry। ये ओशन वाटर की जो केमिस्ट्री मीन्स ओशन वाटर में जो नॉर्मल आपके वाटर मॉलिक्यूल मिलते हैं, जो वाटर के नॉर्मल मॉलिक्यूल्स हैं वो इससे अलग बिहेव करेंगे। ओशन वाटर केमिस्ट्री, फुल स्टॉप। एसिडिक ओशन डिसॉल्व्स, एसिडिक ओशन डिसॉल्व्स the shells, 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 ocean, acidic ocean dissolves the shells, comma, exoskeletons of crustaceans, थोड़े भारी भरकम शब्द हैं पर मीनिंग समझाते हैं आपको इसका। एक्सोस्केलेटन्स ऑफ क्रस्टेशियंस एंड कोरल्स which destroys the base of oceanic food chain, which destroys the base of oceanic food chains। सिंपली कह रहे हैं कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा
आपके ओशंस में बढ़ती जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, ओशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को, स्टार्टिंग जो हमने लिखा कि जो आपके ओशंस हैं, जो आपके महासागर हैं, समंदर हैं, उसमें जितने भी आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, कुछ एक, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, मतलब उसको अपनी तरफ खींचते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पानी के साथ मिक्स हो जाती है। बट अब इसकी मात्रा ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, इसका अमाउंट एक लिमिटेड अमाउंट तक ठीक रहता है, तब आप कह सकते हैं कि कार्बन को सिंक कर रहा है। बट अगर ये बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है आपके ओशन के वाटर में, तो ओशन वाटर की जो केमिस्ट्री है उसको खराब कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, ओशन वाटर जो है इसमें सैलिनिटी है, सैलिनिटी मतलब इसमें खारापन है, ये नमकीन है। अब ये खारापन जो है ये और ज्यादा बढ़ता जाएगा, और ज्यादा खारापन जो है उसके कारण कुछ एक आपके जो एनिमल्स हैं, है ना, चाहे आपके, मैंने आपको छोटे छोटे फिशेस के बारे में भी लिखवाया था, तो ये सारी फिशेस जो है इनका पूरा का पूरा बिहेवियर चेंज हो जाएगा, मतलब ये खत्म होना शुरू हो जाएंगे। जो शेल बेयरिंग आपके कुछ एक एनिमल्स होते हैं, जैसे कि ऑयस्टर वगैरह है ना, ये धीरे धीरे उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। अब यही जो छोटे छोटे आपके फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ट्रीज हैं, इनमें भी ये भी धीरे धीरे डेड होना शुरू कर देंगे। फाइटोप्लैंक्टन इन द एंड जब डेड होंगे तो ऊपर पानी के ऊपर आएंगे, पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देंगे, ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देंगे। जब ये फ्लोट करेंगे, अगेन सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी, फोर्टिक एरिया दोनों में फर्क पड़ेगा उससे, तो ओशन फूड चेंज जो है पूरी की पूरी बर्बाद हो जाएगी। सो इसीलिए ये सारा का सारा जो आप लिख रहे हैं पॉइंट की, जब ओशन ज्यादा एसिडिक हो जाएगा तो इसकी शेल्स खराब होना शुरू हो जाएंगी, जो नीचे शेल्स पाए जाते हैं कुछ एक एनिमल्स में। एक्सोस्केलेटन का मतलब क्या है कि जो आपके एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनके शरीर के बाद, उनकी बॉडी के बाहर जो एक टाइप से स्केलेटन या फिर एक टाइप से शेल बनी होती है, वो शेल बेयरिंग जो है वो सारे के सारे खराब होना शुरू हो जाएंगे। क्रस्टेशियंस का मतलब है कि स्मॉल साइज के डिफरेंट टाइप के एक्वाटिक एनिमल्स, जिनको बड़ी फिशेस खाती हैं, तो बड़ी फिशेस के लिए फूड नहीं अवेलेबल रहेगा, एंड ऑल्सो फाइटोप्लैंक्टन्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो उसके साथ अल्टीमेटली जो आपका बेस है, जो आपके ओशनिक फूड चेन का बेस है, जो आपके महासागर की फूड चेन का जो आधार है, जो बेसिक चीज है, वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। सो ये पूरी की पूरी ओशन वाटर की केमिस्ट्री चेंज होने के साथ साथ ओशन फूड चेन को भी डिस्टर्ब कर रहा है। नेक्स्ट लिखिए आर्टिफिशियल मेथड्स। ये आपके थे नेचुरल मेथड्स, आर्टिफिशियल मेथड्स फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। आर्टिफिशियल मेथड्स फॉर कार्बन, एक मिनट, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए पहले आपने देखे प्राकृतिक तरीके या नेचुरल तरीके, अभी है आपके पास आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड या फिर एंथ्रोपोजेनिक मेथड्स। तो आर्टिफिशियल मेथड्स के बारे में लिखेंगे। आर्टिफिशियल मेथड में सबसे पहला जो मेथड है दैट इज जियो इंजीनियरिंग, है ना। और ये प्रोसेस क्या है, यहां पे इसको समझते हैं, जियो इंजीनियरिंग, GEO डैश इंजीनियरिंग। है कोई इंजीनियर यहां पे? यहां पे कम इंजीनियर देखते हैं। अच्छा आप हैं, आप ही हैं, शर्मा रहे हैं इंजीनियर्स, हमारे भावी प्रतिभाशाली इंजीनियर्स। अरे बहुत जगह पे बहुत सारे इंजीनियर मिलते हैं, और जहां ज्यादा इंजीनियर हो जाए वहां पे फिर वो क्लास ज्यादा अच्छी होती है। मजाक नहीं, सच में, क्योंकि आड़े टेढ़े सवाल पूछते हैं मेरे पास इंजीनियर। आप तो चलो अच्छे हैं, शरीफ हैं, पर कुछ एक इंजीनियर देखें बहुत आड़े टेढ़े सवाल पूछते हैं, एक डॉक्टर और इंजीनियर। पर यहाँ पे कम है, दिल्ली चंडीगढ़ में ज्यादा होते हैं। सो जियो इंजीनियरिंग एक मेथड है, मतलब सिंपल समझिए, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, है ना। बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज के ऊपर आप देख रहा होता है वो घूम रहा होता है एक टाइप से एग्जॉस्ट फैन, है ना। उस एग्जॉस्ट फैन से बहुत सारे फ्लू गैसेज निकलती हैं बाहर। अब ये फ्लू गैसेज जो है क्या, इसमें से वही कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। फॉर एग्जाम्पल बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं ना, चीमा बॉयलर लिमिटेड, है ना, बहुत फेमस है पंजाब का, $7500 मिलियन का इंडस्ट्री है। सो फ्लू गैसेज जब निकल रही है, तो फ्लू गैसेज का मतलब क्या है कि इसमें बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं, जिसमें से मेजर पॉल्यूटेंट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम नहीं चाहते कि बाहर निकले, हमने इसको सिंक करना है। सो हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ एक, ये जो गैस बाहर निकल रही है इसको अगेन होस पाइप के थ्रू नीचे लेके जाया जाएगा, अंडरग्राउंड इसको लेके जाया जाएगा, फिर उसको पायरोलिसिस की जाती है, ठंडा
पहले इसको लिक्विड में फिर देन हार्ड किया जाएगा और इसी गैसेस को हम आगे यूज करेंगे और इससे जो आगे काम लिया जाएगा उसको कहते हैं कार्बन फार्मिंग। तो पहले आप धीरे धीरे लिखना शुरू करिए सो दैट आपको प्रॉब्लम ना आए। बाकी इंजीनियरिंग वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि दे नो कौन सा प्रोसेस है ये पायरोलिसिस। तो इसमें लिखिए, पहले लिखते लिखते समझिए इसको। इट इज द प्रोसेस बाय विच कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम फ्लू गैसेस, it is the process by which carbon dioxide from the flue gases is captured and buried deep inside, is captured and buried deep inside the aquifers, deep inside the aquifers, deep inside the aquifers, comma reservoirs and old depleted oil fields So again शुरू से पढ़ते हैं। It is a process by which carbon dioxide from the flue gases is captured, buried deep inside the aquifers, reservoirs and old depleted ऑयल फील्ड्स। सिंपल। आपके पास बहुत सारी इंडस्ट्री से गैसेस बाहर निकल रही हैं, फ्लू गैसेस को आप चाहते नहीं कि वो डायरेक्ट एयर में या फिर आपके एनवायरनमेंट में बाहर पहुंचे। फ्लू गैसेस को जहां पे ये फ्लू गैसेस निकल रही हैं वहीं पे एक होज पाइप लगा रखेंगे, उस पाइप के थ्रू पूरी की पूरी गैसेस को जो है अंडरग्राउंड एक एक्वाफायर होगा, एक्वाफायर का यूज किया जाएगा इसको लिक्विड बनाने में। आपके पास रिजर्वोयर है, वहां पे इसको इकट्ठा किया जाएगा। एंड ऑल डिप्लीटेड फील्ड्स का मतलब क्या है, कुछ एक आपके फॉर एग्जांपल रिफाइनरी होती है, रिफाइनरी जहां पे पेट्रोल को रिफाइन किया जाता है, तो वैसे कुछ एक रिफाइनरी जो कि डिप्लीट हो चुकी हैं, जिन पे काम नहीं लिया जा रहा है, वहां पे ये काम किया जा सकता है। तो ये नया प्रोसेस है जिसके थ्रू गवर्नमेंट चाहती है और बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं कि जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड ये इंडस्ट्री से बाहर निकलती है फ्लू गैस की फॉर्म में, उस फ्लू गैस को इकट्ठा किया जाए, स्टोर किया जाए एक्वाफायर में, रिजर्वोयर्स में या फिर ओल्ड डिप्लीटेड आपकी जो रिफाइनरीज है, ऑयल फील्ड है वहां पे। अब करेंगे क्या आगे इसका इकट्ठा करके। एंड कोल माइंस, सबसे मेन, मैंने आपको कोयला कराया है, कोयले से बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस बनती हैं। सो नेक्स्ट लिखिए एंड कोल माइंस। आपने अपने पैराग्राफ में शुरू वाले आपका जो फ्लो चार्ट है उसमें लिखा कि कोयले से भी या फॉसिल फ्यूल को जलाने से भी बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हमने प्रोसेस करना है। ऑल्सो फ्रॉम द कोल माइंस deep inside the earth, coal mines deep inside the earth, flue gas is captured, buried and deep inside the aquifers, reservoirs, all depleted aquifers, oil fields and all coal mines deep inside the earth, full stop. Some of the carbon dioxide can also be used for some of the carbon dioxide can also be used for carbon farming. Some of the carbon dioxide can also be used for carbon farming. अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए जिन्होंने साइंस एंड टेक के लेक्चर लगाए हैं। मैंने जब आपको कराया कि कोल ऐश, फ्लाई ऐश, है ना, उसमें भी हमने कहा था कि वी कैन लिक्विफाई दी कोल, लिक्विफिकेशन करवाया मैंने आपको, कोल गैसिफिकेशन भी करवाया। तो उसमें भी हम यही कर रहे थे, कैप्चर कर रहे थे जो भी आपकी एक्स्ट्रा गैसेस बाहर निकल रही हैं, उसी गैसेस को यूज करेंगे सो दैट हम एलपीजी बना पाए।
और वो एलपीजी नहीं थी। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर रहे हैं, या फिर आप फॉर एग्जांपल मीथेन को, गोबर गैस प्लांट, बायोगैस प्लांट जो मैंने आपको कराया था, तो जो हम क्या कर रहे हैं, हम उसी गैस को यूज कर रहे हैं। वो आपकी गैस जब एक नेचुरल गैस की तरह काम करना शुरू कर दे रही तो उसको हम कह रहे थे आरएनजी, रिन्यूएबल नेचुरल गैस, है ना। सो वही काम इसमें किया जाएगा। ये जितने भी फ्लू गैसेज हैं उनको इकट्ठा किया जाएगा इंडस्ट्री से, चाहे कोल माइन से, चाहे ऑयल डिप्लीटेड ऑयल फील्ड से, रेजर्वोयर से, एक्वाफायर से। अब इन गैसेज को हमने कन्वर्ट करना है नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस मतलब प्राकृतिक गैस, जैसे कि एलपीजी। तो आप इसे घरों में यूज कर सकते हैं, और ये जो गैस बनती है आफ्टर दिस प्रोसेस, इसको कहेंगे रिन्यूएबल नेचुरल गैस। गैसेस के बहुत सारे टाइप किए हमने, एलएनजी, एलपीजी, सीएनजी, फिर बताइए पीएनजी, आरएनजी, तो बहुत सारी गैसेस थी, वो हमने की हैं साइंस टेक में। तो ये कह रहे हैं कि ये तो हम काम करेंगे रिन्यूएबल नेचुरल गैस बनाने के लिए, है ना। रिन्यूएबल नेचुरल गैस दैट इज नवीकरणीय प्राकृतिक गैस, क्योंकि हमें नवीकरणीय स्रोत बनाना है इसको। और कार्बन फार्मिंग क्या है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज कार्बन फार्मिंग। सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। सिक्वेस्ट्रेशन से कार्बन फार्मिंग आ गया। अब कार्बन फार्मिंग के बारे में लिखिए। एग्जामिनर बहुत ज्यादा चालाक है ना, जहां टॉपिक खत्म होता है वहीं पे टॉपिक स्टार्ट हो जा रहा है। तो कार्बन फार्मिंग क्या होता है ये देखिए। इट इज अ नेम ऑफ डिफरेंट और वेराइटी ऑफ एग्रीकल्चरल मेथड्स। इट इज अ नेम ऑफ डिफरेंट, it is a name of different or variety of, it is a name of different or variety of agricultural practices, agricultural it is a name of different or variety of agricultural methods or practices or methods, practices or method which captures the carbon dioxide, which captures the carbon dioxide, it captures the carbon dioxide, which captures the carbon dioxide and uses it for the agriculture, and uses it for the agriculture, and uses it for the agriculture, uses it for the agriculture, uses it for the agriculture। पानी दारोला सी भाई, पता नहीं, मेरे को इसका आइडिया नहीं है। So it is used for the agriculture, full stop, by spraying it over the agricultural soil, by spraying it over the agricultural soil, by spraying it over agricultural soil। सो कार्बन फार्मिंग में सिंपल क्या है, जहां पे आपके एग्रीकल्चर मेथड बहुत सारे हैं, राइट। जैसे कि आप बहुत सारे फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं, बहुत सारे स्प्रेस यूज करते हैं, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को भी खेतों में स्प्रे किया जाता है। सो इसी को हम कार्बन फार्मिंग का नाम दे रहे हैं। बेनिफिट्स क्या हैं कार्बन फार्मिंग के? बेनिफिट्स ऑफ कार्बन फार्मिंग, बेनिफिट्स, फायदे। पॉइंट की फॉर्म में लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, इट इंप्रूव्स द सॉइल वाटर रिटेंशन, इंप्रूव्स सॉइल वाटर रिटेंशन।
तो सॉइल में जो वाटर को रिटेन करने की पावर है वो बढ़ जाती है। तो मिट्टी जो है ज्यादा से ज्यादा पानी को रिसाव कर सकती है, उसको होल्ड करके रख सकती है। सो इट इंक्रीजेस द वाटर रिटेंशन पावर ऑफ द सॉइल। सेकेंड पॉइंट लिखिए, इट इंक्रीजेस द ह्यूमस, increases the humus or organic matter in the soil, organic matter in the soil। मिट्टी के बीच में ये ह्यूमस की मात्रा को बढ़ा देता है और साथ साथ में ऑर्गेनिक मैटर, जो जैविक पदार्थ आपकी मिट्टी में प्रेजेंट होने चाहिए, उनको भी ये बढ़ा देता है। थर्ड, जैविक पदार्थ क्या, ज्यादातर आपके अर्थवॉर्म्स होने चाहिए इसमें, और नमी होनी चाहिए मिट्टी में। ह्यूमस इज नमी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखिए, इट रिड्यूसेस द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, रिड्यूसेस द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो जो आप उर्वरक यूज करते हैं मिट्टी में डालने के लिए, डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर्स, तो उसको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये फर्टिलाइजर्स या उर्वरकों की मात्रा कम कर देता है। फर्टिलाइजर कम यूज करना पड़ेगा, खाद कम डालनी पड़ेगी। फिफ्थ पॉइंट लिखिए, सॉरी एग्जांपल लिखिए, इसके एग्जांपल लिखिए अभी आप। एग्जांपल्स, ये तो पॉइंट्स थे, अभी आपने एग्जांपल लिखना है। एग्जांपल्स, मल्चिंग, example first is mulching, mulching, mulching an example of carbon farming। इसमें लिखिए it is an example of carbon farming। दूसरा है बायोचार बरियल, बायोचार बरियल। मल्चिंग प्रोसेस पता ही आपको, आप आम का पेड़ लेके आए, आम के पेड़ के चारों तरफ आपने गुड़ाई कर दी। अब आम के पेड़ से पत्तियां गिरती हैं, पत्तियों को जलाना नहीं है, उन पत्तियों को इकट्ठा करना है और यहीं पे बिखेर देना है सब जगह, है ना। सारी पत्तियां जब आप यहाँ पे बिखेर देंगे, पानी डाल देंगे। अब पत्तियां क्या हैं, सनलाइट डायरेक्ट नहीं पड़ेगी, तो जो पानी आपने डाला वो लंबे समय तक चलेगा, है ना। यही पत्तियां धीरे धीरे जो इसमें आपकी मिट्टी के बीच में ऑर्गेनिक मैटर है, अर्थवॉर्म्स है, बहुत सारे कीड़े हैं, वो उसको धीरे धीरे डिकम्पोज कर देंगे, यही पत्तियां खाद बन जाएगी। दिस इज मल्चिंग, सिंपल। सो ये है मल्चिंग प्रोसेस। बायोचार बरियल ये खुद ही टॉपिक है कि नेक्स्ट आपका हर एग्जांपल आपका नेक्स्ट टॉपिक बना। पिट भी बनाते हैं, बट मैक्सिमम मल्चिंग में आप क्या करते हैं, डायरेक्ट डाल देते हैं। दूसरा जो आप कह रहे हो यहाँ पे पिट बनाया जाता है, तो फिर प्रॉपर अर्थवॉर्म डालते हैं ना उसमें, वो तो पूरी की पूरी खाद बनाई जाती है, राइट। तो दिस इज मल्चिंग प्रोसेस। वो महंगा पड़ता है, वो केंचुआ खरीदना पड़ता है स्पेशल मार्केट से, पर ये नॉर्मली बन सकता है। जैसे कि आप बहुत सारे घर में जो फ्रूट्स काट रहे हैं, है ना, छिलके सब डाल दो ऑर्गेनिक वेस्ट को, वो खुद ही केंचुआ बन जाएगा, उससे उसके सड़ने गलने से केंचुआ बनना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने पत्तियां डाली, उसके ऊपर मिट्टी डाल दो, फिर पत्तियां डालो, फिर मिट्टी डाल दो, है ना, नेचुरल तरीके से। फिर वहां पे गुड़ पाओ, सबसे बेस्ट है, गुड़ डाल दो ना, गुड़ से बहुत सारे केंचुआ बन जाते हैं। लोकल फिनोमिना में अगर आप देखेंगे, लोग बनाते हैं ऐसे, क्योंकि केंचुआ अगर आप किसी फार्म से खरीदेंगे, केंचुआ बहुत महंगा मिलता है, किलो के हिसाब से बेचते हैं, है ना। वो केंचुए की अलग पावर होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना। नेक्स्ट लिखिए, बायोचार बरियल। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है हमने, क्या है ये बायोचार बरियल। तो इसमें नेक्स्ट लिखिए बायोचार बरियल। बायोचार क्या होता है, आपके पास बायोमास, एक मिनट, इसमें लिखिए बायोचार में पहले आप, इट इज द प्रोसेस विच रिड्यूसेस द, इट इज द प्रोसेस which reduces the solid waste material or biomass
प्रोसेस विच रिड्यूसेस सॉलिड, क्या लिखा आपने? सॉलिड वेस्ट मटेरियल, मतलब नहीं सोए हैं कोई भी। सॉलिड वेस्ट मटेरियल एंड बायोमास। इतनी एनर्जी तो मेरे में भी नहीं थी, आपने इकट्ठा बोला मैं जाग गया। सॉलिड वेस्ट मटेरियल एंड बायोमास, सिंपल। बायोचार बरियल में क्या करेंगे, बहुत सारा, आप फॉर एग्जांपल पराली की बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा पंजाब में, फिर जितने भी आपके पास स्टबल है, स्टबल को इकट्ठा करो, जलाओ मत। उसको क्या किया जाएगा, दो प्रोसेसेस है, दैट इज इंसनरेशन, इंसेनरेशन, दूसरा है आपके पास पायरोलिसिस। इंसेनरेशन एंड पायरोलिसिस में एक फर्क है, एक एरोबिक है, एक एनारोबिक है। आपने क्या करना है, पूरे के पूरे पराली को इकट्ठा करना है। पराली को इकट्ठा करने के बाद अगर आप उसको पायरोलिसिस प्रोसेस कर ले, तो पायरोलिसिस प्रोसेस में देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और हाई टेम्परेचर पे किया जाता है। तो उस पूरे के पूरे पराली को प्रोसेस किया जाएगा, उससे बायोफ्यूल बनाया जाएगा। ये गवर्नमेंट का कहना है, जस्ट कहना। 2 साल से इकट्ठा कर रहे, बनाया कहीं पे भी नहीं, अभी तक प्लांट नहीं लगा है। दूसरा इंसिनरेशन, जहां पे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने उसको जलाना है, प्रोसेस करना है और उससे जो भी प्रोडक्ट बनता है उसको बनाना है। तो ये वेस्ट मटेरियल को कम करने का काम करता है, या बायोमास का। फॉर एग्जांपल पराली होगी, एक तो आपके पास स्टबल है, स्टबल के अलावा आपके पास होता है मोलासिस, एंड एक और है बैगेज। मोलासिस एंड बैगेज जो है, दीज आर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर केन फार्म, है ना, शुगर केन फार्मिंग में से निकलते हैं ये। गन्ने की जो एक्स्ट्रा बाय प्रोडक्ट बच जाता है, वेस्ट मटेरियल, दैट इज बैगेज एंड मोलासिस, इसको भी यूज किया जा सकता है। मोलासिस ज्यादातर आपके नॉट फ्रॉम द गन्ना, बट ये मेज फार्मिंग से आता है मोलासिस, और बैगेज आता है पूरा आपका गन्ने से। तो ये वेस्ट मटेरियल है, इसी को प्रोसेस करने की बात कर रहे हैं। सो आप इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वही अतरंगी सवाल की टेंशन में वो लिखाना पड़ रहा है, तो अब लिखिए, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ बायोचार बरियल। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ बायोचार बरियल्स। 2 मेथड्स, पहला एंड दूसरा। पहला है इनसेनरेशन, ऐसे ही है, मुझे क्या उल्टा मत लिख लेना। Incineration in the absence of oxygen, O2, मतलब this is aerobic process। ये हवा की या ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाता है, प्रेजेंस में किया जाता है। सॉरी, एब्सेंस लिख दिया यहाँ पे, प्रेजेंस लिखना था, प्रेजेंस, सिर्फ यही जाना चाहिए। गुड गुड। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किया जाता है। दूसरा है पायरोलिसिस, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एयर भी लिखते हैं कई जगह पे, एयर मीन्स इट इज एनारोबिक। हो क्या गया आज मुझे, एनारोबिक, इनएरोबिक एंड ऑल्सो एट हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर एनारोबिक तो होता है, साथ साथ में हायर टेम्परेचर भी रखा जाता है यहाँ पे, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। लिख लो भैया, बहुत जरूरी है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। तो पायरोलिसिस को आपने याद रखना है, पायरोलिसिस। तो 2 प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू आप जितना भी वेस्ट मटेरियल है या बायोमास है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। पहला इंसेनरेशन, जहां पे ऑक्सीजन की एब्सेंस है, एरोबिक प्रोसेस है। दूसरा पायरोलिसिस, जहां पे ऑक्सीजन की या एयर की एब्सेंस है और हाई टेम्परेचर पे किया जाता है, दैट इज एनारोबिक रिएक्शन है, ये एनारोबिक रिएक्शन। छोटा सा पॉइंट और ऐड करिए, बायोचार मींस, देखिए छोटी छोटी जो कीवर्ड्स हैं यही ले डूबते हैं, यही पार करा देते हैं। तो बायोचार मींस बायोलॉजिकल चारकोल, ठीक है।
बायोचार मीन्स साइंस टेक में किया था बायोचार, किया है। दिस इज बायोलॉजिकल चारकोल, बायोलॉजिकल चारकोल। इसीलिए ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, इसीलिए मैं ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, क्योंकि तीनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। द पर्सन हु इज टीचिंग यू एनवायरनमेंट विदाउट ज्योग्राफी के नॉलेज के नहीं पढ़ा पाएगा। द पर्सन हु इज टेकिंग साइंस एंड टेक, वो विदाउट साइंस की नॉलेज के एनवायरनमेंट या ज्योग्राफी दोनों नहीं पढ़ा सकता। अदरवाइज पॉलिटी और हिस्ट्री पढ़ना तो बहुत मजा आता है, स्टोरीज है ना, राइट? बहुत मुश्किल से कनेक्शन बन पाता है। इसलिए मैंने तीनों सब्जेक्ट ऑफ किया, और इसीलिए मैंने ऑप्शन भी वैसे ही रखा है, क्योंकि मुझको फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, दैट इज बायोकेमिस्ट्री, ये सब के सब बैच करने पड़ते हैं, और ये तीनों सब्जेक्ट टफ भी हैं एज कंपेरिजन टू अदर। बाकी में रट्टा मार लोगे चल जाएगा। ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस टेक एंड इकोनॉमिक्स, यहाँ रट्टा नहीं चलता। हिस्ट्री एंड पॉलिटी आप आराम से कर सकते हैं। और लिखो पॉइंट बायोचार का। बायोचार इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। बायोचार इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी and it can be used for increasing the fertility of the soil, increasing the fertility of the soil, वही मल्चिंग प्रोसेस के थ्रू। मल्चिंग प्रोसेस का मतलब यही है कि ऑर्गेनिक मटेरियल को मिट्टी के साथ मिक्स कर दीजिए, फिर मिट्टी डालिए, फिर ऑर्गेनिक मटेरियल, इट विल कन्वर्ट इनटू नेचुरल मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर, प्राकृतिक खाद बन जाएगा या उर्वरक बन जाएगा। बाहर से आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। आपको कब पता है, कंपनी इफको टोक्यो ये फर्टिलाइजर बनाती है ना, बहुत सारे लोग जाते हैं उनके पास एनपीके लेने। तो इफको टोक्यो बहुत ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी भी है इनकी अपनी, और ये नेशनल इंश्योरेंस कंपनी जो है भारत सरकार की, उसको भी पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि कमिटियां है ना, छोटे छोटे किसान, बड़े किसान, मध्यम और बिगेस्ट लार्जेस्ट फार्म होल्डर्स जो हैं, सबका पैसा इनके पास है। व्हाट अ बिजी डे। 3:15। नेक्स्ट जो मेथड है आर्टिफिशियल में, आयरन फर्टिलाइजेशन। आयरन फर्टिलाइजेशन। पानी दो, खा रहे हो, पानी दे दो थोड़ी देर। नेक्स्ट है, हाँ जी सही है जी, आवाज मेरे को बोलता, क्या कह रहे थे, कहाँ गया आवाज का पंगा? पानी दा रोला सी भाई होते। साउंड प्रॉब्लम राजप्रीत, आपकी आवाज गूंज रही है, क्लियरली पता नहीं चल रहा, सही आ रही है आवाज मेरे को। आप एक बार उसको रिफ्रेश करो, अपने ऐप पे रिफ्रेश कर दो उसको, इंटरनेट को। थैंक यू। इसको रिफ्रेश करो, जियो सी सेट वाला ओके। नहीं, जो मेरे पास है मैं उसी की बात कर रहा हूँ, बाकी मुझे नहीं पता मैं क्या पढ़ाऊंगा क्या नहीं। मेरे पास अभी एनवायरनमेंट है, बाकियों का नहीं मुझे पता। नेक्स्ट, इनकी अलग ही चल रही होती है। अरे यहाँ फोकस करो, यहाँ आपस में बातें करे जा रहे हो, भाई जी ऐदा, भाई जी ओदा, यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी। आप प्लीज यहाँ पे थोड़ा फोकस करो। एक ने लिखा सर जीरा वाली फैक्ट्री फार्मर्स ने सील करवाई सी, उस फैक्ट्री का की सिस्टम है। नीचे लिख रहा है पानी दा रोला सी भाई। ऐसे मत करो आप, चैट बॉक्स से अगर आपको आवाज नहीं आ रही है, या स्क्रीन प्रॉपर्ली नहीं दिख रही है, या समझ में नहीं आया, या रिपीट करना है, आप आपस में बातें कर रहे हो। ये फेसबुक नहीं है,
प्लीज ऐसे मत करो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना चैट बॉक्स पे। आप तो फिर ऐसा करो, आप ऑफलाइन में आ जाओ, क्लास के बाद बातें कर लेना। आयरन फर्टिलाइजेशन, नंबर ले लो एक दूसरे का, व्हाट्सएप कर लेना बाद में। अभी प्लीज इधर फोकस करो, नहीं तो ये रह गया, फिर रह गया ये टॉपिक ना, बार बार रिपीट नहीं होने हैं। इसका दूसरा नेम है लोहा फैक्स। यहाँ पे आयरन को छिड़काव किया जाता है, आयरन का जो पाउडर है उसका छिड़काव किया जाता है, ताकि जो आपके समंदर में फाइटोप्लैंक्टन्स है ना, छोटे छोटे जो आपके प्लांट्स हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, उनकी जो मात्रा बढ़ती जाए, क्योंकि उनको ये आयरन डस्ट जो है हेल्प करता है ग्रोथ करने में, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी। जितने ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे आपके ओशन वाटर में, उतने ज्यादा ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होगा। प्रॉब्लमेटिक भी है ये, लेटर ऑन देखते हैं। सो आप पहले लिखिए आयरन फर्टिलाइजेशन में, it is an attempt to increase the amount of phytoplanktons in the ocean water. Phytoplanktons in the ocean water, which can further help to reduce the amount of carbon dioxide in the एटमॉस्फेयर, मतलब वही कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का काम कर रही है। तो ये एक कोशिश की जा रही है ताकि ओशन वाटर में जो है फाइटोप्लैंक्टन्स को बढ़ाया जा सके, जिससे हमें हेल्प मिलेगी कि हम जो आपके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है उसको कम किया जा सके। सो दिस इज आयरन फर्टिलाइजेशन। In this process, iron dust is, in this process, एक मिनट देखेंगे नहीं फिर प्रॉब्लम आएगी। In this process, iron dust, IRON DUST, iron dust is sprinkled means छिड़का जाता है। Iron dust is sprinkled, SPRINKLED, SPRINKLED. Sprinkled, iron dust is sprinkled over the ocean water. Iron dust is sprinkled over the ocean water. Ocean water के ऊपर इसको छिड़का जाता है आयरन डस्ट को, मतलब लोहे का धूल जो है उसको यहाँ पे छिड़का जाता है, और इसी से फाइटोप्लैंक्टन्स की मात्रा बढ़ती है। आगे लिखिए साइड इफेक्ट। हर जगह पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। नेक्स्ट इज साइड इफेक्ट। Phytoplanktons are small tiny plants that are found inside the ocean water. समुद्र के पानी के नीचे पाए जाने वाले बहुत ही निम्न आकार के पौधे, छोटे आकार के पौधे, फाइटोप्लैंक्टन्स। बेचारी चुप्पी करा दी मैंने, वैसे ठीक था साथ साथ में। डिम्पल रानी सर जो इंग्लिश की क्लासेस लगी हैं, जो आपकी लगी हुई हैं, वो सारी रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं है, रिकॉर्ड ही होती है क्लासेस, आपकी ऐप के ऊपर अवेलेबल है सारी। साइड इफेक्ट में लिखिए
the excessive growth of phytoplanktons, excessive growth of phytoplanktons can result into more amount of carbon, can result into more amount of carbon. कैसे? More amount of carbon in the long term. तो दूरदर्शी अगर हम देखें, लंबे समय के लिए अगर हम देखें, तो ये कार्बन की मात्रा को ही बढ़ाएंगे. More amount of carbon in the long term. Full stop. There will be a destruction of ocean nutrient balance. There will be a destruction of ocean nutrient balance. Reduction of ocean nutrient balance. ओशन न्यूट्रिएंट बैलेंस. तो ओशन में जो एक संतुलित तरीके से पोषक तत्व पाए जाते हैं वो भी कम हो जाएंगे. फुल स्टॉप. फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए. स्टडीज हैव शोन दैट. इसीलिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि ज्यादातर आपको ये लगता है कि ये तो बस बोले जा रहे हैं और हमसे लिखवाए जा रहे हैं. दैट इज वाई मैं भी खड़ा हूं, मैं भी लिख रहा हूं. आप भी लिखिए. थकना नहीं है, थकना मना है. एग्जाम क्लियर करने के बाद फिर आराम से बड़ी चेयर मिलेगी, साथ में बड़े बड़े आपको एसी मिलेंगे, है ना, हीटर लगा होगा, गर्मा गर्म चाय आएगी, सिर्फ पेपरों पे साइन करना है, मीटिंग्स करनी है. तब तक लिखते जाइए. कलम की पावर है, कलम की. अभी लिख रहे हैं तो आगे आपको कम लिखना पड़ेगा. अभी कम लिखेंगे तो बाद में ज्यादा लिखना पड़ेगा, है ना. एंट्रियां करनी पड़ेगी कहीं प्राइवेट नौकरी में, ये तो मेरी तरह लिखना पड़ेगा. समझ गए? सो अभी लिख लीजिए जितना लिखना है. कलम घिसना जरूरी है. सो न्यूट्रिएंट बैलेंस को कम करेगा ये. नेक्स्ट लिखिए. स्टडीज हैव शोन दैट fishes deviate from fishes deviates from their behavior due to iron dust. लिखिए, not iron, due to iron dust. अब आपके पास कुछ एक फिशेस जैसे कि डॉल्फिन है, ब्लाइंड फिश है, उसको दिखता नहीं है, उसके पास आंखें ही नहीं है, डॉल्फिन ब्लाइंड है ना. सो वो कैसे अपना रास्ता पकड़ेगी? उसके पास सोनार है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, है ना. रेडार होता है एक आपका, जैसे सोनार है, समंदर तल पे आप सोनार को यूज करते हैं, तो वो सोनार को यूज करती है. ऑल्सो वेल जो मछली है वो भी सोनार को यूज करती है. सो चाहे आपकी शार्क है, चाहे वेल है या डॉल्फिन है, ये सारी मछलियां जो हैं इनके पास एक एबिलिटी है कि ये सोनार रेंज को यूज करती है. अब ये सोनार रेंज इनका काम नहीं करता क्योंकि आयरन डस्ट है, ये डिविएट कर जाती है, क्योंकि आयरन जो है इनकी जो एक एबिलिटी है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग की, वो नहीं कर पाती. तो जहां इनको जाना उससे अलग रास्ते में पहुंच जाती है. सो पकड़ी जाती है फिर, है ना. इंसान कहाँ छोड़ेगा. तो दैट इज वाई स्टडीज ने शो किया है कि जब आप आयरन डस्ट डालते हैं तो बहुत सारी मछलियां अपने रास्ते से खो जाती हैं और कहीं दरिंदों के पास पहुंच जाती हैं और उनको जाल में पकड़ लेते हैं. सो दिस इज द इशू. It may release large amount of nitrous oxide.
इट में रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। तो एक लास्ट पॉइंट जो है दैट इज इट में रिलीज, हाँ जी कौन सा, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन रिजल्ट इनटू मोर कार्बन कंटेंट इन द लॉन्ग टर्म। कैसे, वही जो मैं आपको बता रहा था, बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन हैं। अब कभी हाई टाइड लो टाइड ऐसी सिचुएशन होती है, सुनामी आती है, तो फाइटोप्लैंक्टन्स ऑब्वियसली जब समुद्र की धारा फास्ट है तो टूटेंगे। टूटने के बाद क्या है, फ्लोट करेंगे पानी के ऊपर, है ना। अब पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे तो ये सड़ चुके हैं, गल चुके हैं, तो इनका सड़ना गलना एक टाइप से बायोमास ही है, तो ये भी कार्बन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इंस्टेड इनको कार्बन को खींचना था, बट ये खुद ही कार्बन का, मतलब ये सिंक भी करते, मतलब सोर्स भी है, कार्बन का सोर्स भी है और उसको सिंक भी कर रहे हैं, दोनों की तरह काम कर रहे हैं। जब ये जिंदा है, फाइटोप्लैंक्टन्स बिल्कुल टूटे नहीं है, नॉर्मल ग्रो कर रहे हैं, तब तो नॉर्मल सी फोटोसिंथेसिस करेंगे, कार्बन को खींचे, कार्बन डाइऑक्साइड को खींचेंगे और ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेंगे। बट अगर कोई ऐसा कैटास्ट्रोफिक इवेंट होता है, बहुत सारे फैल जाते हैं, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, तो ये धीरे धीरे सड़ने, जब तक इनकी लाइफ होगी तब तक तो रहेंगे, उसके बाद ये पानी के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देंगे झाड़ियों की तरह। तो फोटोसिंथेसिस को भी रोकेंगे और खुद ही कार्बन बन जाएंगे, पेट्रोल बना के देंगे आपको फिर डूबने के बाद। लोहा फैक्स हो गया आपका। सो कार्बन साइकिल आप कर रहे थे, थोड़ा सा वापस चलते हैं, बहुत सारी चीजें मिक्स हो चुकी हैं अभी, क्योंकि एग्जाम्पल, अच्छा लास्ट है क्या, एक मिनट। इट में रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, इट में रिलीज नाइट्रस ऑक्साइड। तो ज्यादा से ज्यादा अगर इसमें आयरन डस्ट है तो ये नाइट्रस ऑक्साइड भी बना सकता है, ऐसे चांसेस हैं। अब कार्बन साइकिल को रिपीट देखते हैं क्या क्या किया है। नाइट्रस ऑक्साइड का NOx, X मीन्स सिंगल, NO नाइट्रस ऑक्साइड, डाइऑक्साइड मतलब NO2, है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब NO3, ठीक है। तो आपने नाइट्रस ऑक्साइड इज NO सिंगल, मोनोमर है ये, मोनोमर, डायटोमिक नहीं होगा ये। नेक्स्ट क्या था आपका, कार्बन साइकिल का थोड़ा सा रिकैप। तो हमने शुरू किया है इसको कार्बन साइकिल से, और कार्बन साइकिल में कार्बन अकेली कभी नहीं पाई जाती, इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ CO2। और CO2 को ही हमने कहा कि हमारे पास बहुत सारे मेथड्स है, जिनमें से एक कार्बन सिक्विस्ट्रेशन है। और सिक्विस्ट्रेशन में हम चाहते हैं कि कार्बन जितनी भी अवेलेबल है आपके एटमॉस्फेयर में ज्यादा अमाउंट में, उसको हमने सिंक करना है, मतलब उसको एब्जॉर्ब करना है, कम करना है। अब आप मेरे साथ प्लीज साथ साथ में अपने टॉपिक को देखते जाना, कुछ छूटा तो नहीं है। CO2 के लिए पहला आपके पास था जियो इंजीनियरिंग, कंप्लीट है ये। जियो इंजीनियरिंग में हमने आर्टिफिशियल मेथड देखा। फिर आपके पास है ओशन, ये भी कार्बन सिंक का काम करते हैं, बट इसमें एसिडिफिकेशन भी हो जाती है ओशन की, जब ये ज्यादा मात्रा में पाया जाए। एक और जो आपके पास मेथड था कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का, दैट वाज आयरन फर्टिलाइजेशन, अभी किया। आयरन फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट जो आपने टॉपिक किया दैट इज बायोचार बरियल, ये भी किया है। बायोचार बरियल के अलावा एक रह गया आपका ना, पायरोलिसिस भी हो गया। हो ही तो गया सब कुछ। फोर्थ पॉइंट रहता है यूरिया फर्टिलाइजेशन, ये हो गया ना सारे, देख लो अभी भी। सो नेक्स्ट इज यूरिया फर्टिलाइजेशन, फोर्थ पॉइंट। ऑनलाइन वाले देख लीजिए, फोटो इसकी लेनी है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये टॉपिक्स आपके कंप्लीट हैं, ठीक है, ये टॉपिक्स आपके अभी कंप्लीट हैं। फोर्थ है आपका यूरिया फर्टिलाइजेशन।
नाइट्रस का फॉर्मूला होगा आपका N2O, नॉट NO, N2O, लाफिंग गैस है ना, N2O करो इसको, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, दैट इज लाफिंग गैस, स्वीट होती है, इससे बहुत ज्यादा स्वीट हो जाते हैं, कुछ पिक्चर में भी दिखाते हैं कि इसको सूंघ लिया तो हंसते रहोगे आप। सो दिस इज लाफिंग गैस N2O, करेक्ट कर लो इसको। कार्बन मोनोऑक्साइड भी छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ता है, अलग है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो मेजर पॉल्यूटेंट है। आपके तीन मेजर पॉल्यूटेंट्स है, एक है सल्फर डाइऑक्साइड, एक नाइट्रस ऑक्साइड और तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड। बट कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप देखो ना तो कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा खतरनाक है, वो ज्यादा खतरनाक है। CO2 तो वैसे भी एयर में अवेलेबल है, वो कुछ नहीं करेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा हार्मफुल है। अब लिखो आप नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, दैट इज यूरिया फर्टिलाइजेशन। हाँ जी, ये आपके जो मेथड चल रहे हैं ना, आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, उसका चौथा पार्ट है। कार्बन फार्मिंग आपका एक एग्जांपल था। फिर देखो वापस मुड़ के बता देता हूं, एक मिनट, कहां गया आपके नेचुरल मेथड्स से। नेचुरल मेथड्स के बाद पहला मेथड था आपका जियो इंजीनियरिंग का, फिर आपका बायोचार बरियल आपका एग्जाम्पल में ही से था, बट ये भी आपका टॉपिक है एक, फिर एक पायरोलिसिस था, 3 हो गए। और चौथा पॉइंट आपने अभी लिखना है यूरिया। अगेन फिर से, पहला है आपका जियो इंजीनियरिंग, दूसरा आपका आ गया बायोचार बरियल, उसको दूसरा पॉइंट डालो, और तीसरा पॉइंट आपके पास है पायरोलिसिस, तीसरा पायरोलिसिस। बायोचार के बीच में ही तीसरा पार्ट है। अच्छा, आयरन फर्टिलाइजेशन भी है, तो आयरन फर्टिलाइजेशन को तीसरा पॉइंट डालिए, क्योंकि पायरोलिसिस तो आपका उसी में आ गया ना, बायोचार में, तो ठीक है। जियो इंजीनियरिंग, बायोचार एंड आयरन फर्टिलाइजेशन। अब आ गया यूरिया फर्टिलाइजेशन, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में यूरिया कहां कहां यूज होता है यूरिया? हाँ जी, यूरिया नॉर्मल है आपका, जैसे कि उसमें डालते हैं खेतों में, गेहूं में वो डालते हैं ना, मिक्स करके पोटाश के साथ भी डालते हैं। सो इसको लिखिए, यूरिया फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच यूरिया इज spread on the water bodies. It is the process in which urea is spread on the water bodies. For example, human waste जितना भी है, यूरिन जितना भी है, सब में यूरिया पाया जाता है। So it is the process in which urea is spread on the water bodies, comma, which causes the growth of seaweeds, which causes the growth of seaweeds। ये प्लांट है एक। It is the process in which urea is spread on the water bodies। पहले हमने क्या किया, ओशन में आयरन डस्ट फेंका, अभी यूरिया फेंका जा रहा है, सो दैट इससे सीवीड, एक टाइप से प्लांट्स हैं ये, सी के अंदर अनवांटेड प्लांट्स हैं जो नहीं उगने चाहिए, बट उगाया जा रहा है इनको। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं सीवीड्स हैं, इनको बहुत सारे जो समंदर के नीचे रहने वाले आपके एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो इसको ईट करते हैं, खाते हैं, और यही सीवीड जो है अब उगेगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा। अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस करवानी है, और जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी उतना ज्यादा ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा। सो प्रोसेस बाय विच यूरिया इज स्प्रेड ऑन द वाटर बॉडीज विच कॉजेज द ग्रोथ ऑफ सीवीड्स, through which
by the process of photosynthesis, carbon dioxide can be easily removed. Through the process of photosynthesis, carbon dioxide can be easily removed. कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी इजिली रिमूव्ड. तो सीवीड यहां पे मैंने गूगल पे सर्च करा है. तो सीवीड का मतलब है एज पर गूगल, कॉमन नेम है ये काउंटलेस टाइप की स्पीसीज के लिए, मतलब अनगिनत स्पीसीज पाई जाती हैं समंदर में या समंदर के प्लांट्स में, उनमें से उनको नाम दिया जाता है सीवीड. मतलब एक पर्टिकुलर पौधा नहीं है, बहुत सारे टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं, मरीन प्लांट्स, और इन स्पीसीज को हम कहते हैं एक टाइप से आपका सीवीड्स. सीवीड्स की अगर हम बात करें तो ये एल्गी है जो कि बहुत जगह पे ग्रो करती है. ओशियन है, चाहे आपके पास रिवर्स हैं, लेक्स हैं, या कोई भी टाइप का वाटर बॉडी है, वहां पे सीवीड इसको कहेंगे. मतलब किसी भी तालाब, किसी भी पॉन्ड, किसी भी लेक के ऊपर उगने वाले जो पौधे हैं, दैट आर सीवीड्स. सीवीड का एक एग्जांपल आपका लोटस भी हो सकता है, क्योंकि ये सब आपके लेक्स में ज्यादा उगता है. ठीक है, अगेन फोटोसिंथेसिस कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाएंगे. फुल स्टॉप के बाद लिखिए, theoretically seaweeds can also be used as थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स. करवाया मैंने आपको टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल्स. थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स. सोचिए, अभी एनर्जी चैप्टर में बायोफ्यूल्स कर रहे थे, फिर उसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन. फिर मैंने आपको लिखवाया कि व्हाई एल्गी इज यूज्ड एज फॉर बायोफ्यूल मैन्युफैक्चरिंग. ये मैंने आपको लिखवाया था कि क्यों यूज किया जाता है. सो थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स supplying enough biomethane मीन्स ये आपकी एक टाइप से RNG है, रिन्यूएबल नेचुरल गैस. बायोमीथेन बायोलॉजिकल प्रोसेस से बनने वाली मीथेन. तो आप इसे बायोफ्यूल की तरह भी यूज कर सकते हैं. टाइम मेरा हो रहा है, पर आप लिखिए, पहले इसको ही खत्म कर लेते हैं प्लीज. ये छोटा सा पॉइंट है, इसको लिखिए. बायोमीथेन इज ऑल्सो नोन एज RNG. लिखिए इसको, बायोमीथेन इज ऑल्सो RNG. और आजकल नया शब्द आ गया है रिन्यूएबल नेचुरल गैस के लिए, सस्टेनेबल नेचुरल गैस. ठीक है, तो इसका दूसरा नाम रख दिया अभी RNG का, सस्टेनेबल नेचुरल गैस. सस्टेनेबल नेचुरल गैस having methane concentration of यहां पे मीथेन की कंसंट्रेशन कितनी है, मात्रा कितनी है, मीथेन कंसंट्रेशन ऑफ नियरली 90%. तो ये जो मीथेन बन रही है बायोफ्यूल से, इट हैज कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन लगभग 90%, नियरली 90% और मोर. 90% या उससे ज्यादा, 90% और मोर. सो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है बायोफ्यूल की मैन्युफैक्चरिंग. RNG और CNG, सॉरी RNG और SNG. RNG और SNG, that is sustainable natural gas, having methane concentration of 90% or more. Next, it is formed, हाँ जी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 90% या उससे भी ज्यादा, अप्रोक्सीमेट नहीं है. 90% इसमें मीथेन होता ही है, इसलिए ये अब इसे नेचुरल गैस की तरह यूज कर सकते हैं. इट इज फॉर्म ड्यू टू एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रिएक्शन या रेस्पिरेशन. इट इज फॉर्म ड्यू टू एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. जैसे बायोगैस है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती ही नहीं है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है वो.
एनएरोबिक, जहां पे हवा या ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, इट इज एन एनएरोबिक, इट इज फॉर्म ड्यू टू एनएरोबिक रेस्पिरेशन। लास्ट पॉइंट लिखिए, द मेजर डिफरेंस बिटवीन एलपीजी एंड आरएनजी, द मेजर डिफरेंस बिटवीन एलपीजी एंड आरएनजी, आरएनजी स्लैश एसएनजी, जो न्यू नेम रखा है इन्होंने, सस्टेनेबल। The major difference between LPG and RNG or SNG is that biomethane is carbon neutral. Biomethane is carbon neutral. तो बायोलॉजिकल जो आपकी मीथेन है ये कार्बन न्यूट्रल है, मींस ये कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट नहीं करती, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ती है ये, मतलब कोई भी प्रकार का पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है आपका आरएनजी, इसलिए ये कार्बन न्यूट्रल है। कार्बन न्यूट्रल और नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट, एक और पॉइंट लिख लीजिए, नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट, नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट, नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट। तो इसको अगर आप यूज करते हैं तो ये कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेगी, ऑल्दो एलपीजी भी नहीं करती, बट ये टोटली फ्री है। $344, शुड आई लीव, क्या मुझे जाना चाहिए, क्या आपकी तरफ से मुझे परमिशन है? नहीं है। अगर मेरा बस चलता तो मैं कल भी लगाता, बट मेरा आज जरूरी है जाना। आपसे फिर मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक जितना पढ़ा उसको दोबारा से दोहराइए, रिवाइज करिए, है ना, रीड रिवाइज एंड रिकॉल, पढ़िए, दोहराइए और रिकॉल करिए, याद करिए। कैसे याद करेंगे? कॉपी पेन बंद करके जो पढ़ा है उसको खाली पेज पे लिखना शुरू कर दीजिए कि कितना याद हुआ। फिर अगर आपको थोड़ा आ रहा है ईगो अपनी तरफ से कि बहुत पढ़ लिया, तो किसी दिन अकेले बैठ जाइए, सारी किताबें हटाइए, खाली पेन पेपर लेके बैठिए और सोचिए आपने क्या क्या पढ़ा है। फिर आपको रिकॉल करते टाइम समझ में आएगा कि कुछ नहीं आता है ना, क्योंकि मेंस में आपको विदाउट एनी मोबाइल फोन, विदाउट एनी बुक लिखना पड़ेगा अपने दिमाग से। एक मेरा मोस्ट एक्साइटेड, एक तो शंका से युक्त, दूसरा मोस्ट एक्साइटेड स्टूडेंट था, अत्यंत उत्साहित मनुष्य। उनको मैंने कहा कि पढ़ लीजिए, तो उन्होंने कहा कि सब बांधा है, तुझी हुणी प्रीलिम्स का पेपर करा दो। मैंने उसको एक क्वेश्चन दिया नॉर्मल कि 10 मिनट में लिखा के दिखा, और पूरा लिखना है विद इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड एविडेंस, क्रिटिसिज्म, साथ साथ में कंक्लूजन। बट इज हार्डली मेंटेन टू राइट दैट आंसर। उसके बाद उसकी ईगो डाउन हो गई और पढ़ना शुरू कर दिया उसने। तो अगर आपको भी कभी ऐसे अंतरात्मा कहती है कि बहुत ज्यादा तैयारी है, तो खाली पेन पेपर लेके बैठ जाइए एकांत में और सोचिए क्या क्या आता है। ओके जी, थैंक यू सो मच। ओके, अभी तो एक चीज कहना भूल गया मैं, आवाज आ रही है? आपका टेस्ट है विशाल, आपका अभी क्लास टेस्ट है, आपने क्लास टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। क्लास टेस्ट फुल अटेम्प्ट करें, प्री मेन जो भी क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करो और सबमिट करो असाइनमेंट पोर्टल पे, बाकी फिर मैं बाद में चेक करता हूँ। सो आपका अभी टेस्ट है विशाल, अभी ये सारे सारे क्रांतिकारी हो जाएंगे, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी है, आराम से तैयारी करो, टेस्ट आप अटेम्प्ट करो। आपके ऐप के ऊपर अभी ऐप के ऊपर असाइनमेंट पोर्टल है, असाइनमेंट पे क्लिक करिए, आपको टेस्ट शो करेगा। आज का टेस्ट भी अपलोडेड है, कल का टेस्ट भी अपलोडेड है, दोनों ही अटेम्प्ट करने हैं। कल का टेस्ट आज कर दीजिए और आज का कल। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करो।